फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड का बेसिक्स हम समझने वाले हैं इस वीडियो में एंड बहुत ही बारीकी से म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्यों म्यूचुअल फंड जरूरी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, इस तरह के ऐड आपने देखे होंगे। तो ये म्यूचुअल फंड क्यों सही है, तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है, ये सारी चीजें और इस सवाल का जवाब भी आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे ये काम करता है, एएमसी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है एंड फंड मैनेजर्स क्या होते हैं, एनएवी वैल्यू क्या होती है म्यूचुअल फंड की एंड किस तरह से ये काम करते हैं, इसका क्या एडवांटेज होता है। इसके साथ ही डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं तो वाई म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड। ठीक है, म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड को समझने के पहले हम थोड़ा एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि टीसीएस कंपनी का शेयर, ठीक है, टीसीएस कंपनी का शेयर आज 3,500 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, बट बट मेरे पास जो है मंथली इनकम जो है 30,000 की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मंथली इनकम मेरी 30,000 रुपीज है। ओके, एंड मेरे घर के खर्चे एंड ऑल खर्चे निकाल के मुझे कुछ अराउंड 5,000 रुपये बचते हैं। ओके, 5,000 रुपये मैं सेविंग कर पाता हूँ। ठीक है, तो अब 5,000 रुपये के सेविंग में इतने में मैं टीसीएस का सिर्फ मैक्सिमम एक शेयर खरीद सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मंथली मेरे 5,000 रुपये बच रहे हैं। ओके, एंड इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पॉलीकैब इंडिया की, ठीक है, पॉलीकैब इंडिया की शेयर मुझे खरीदनी है। ठीक है, तो ये अराउंड 5,200 के आसपास है, जो कि मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है, नहीं खरीद सकता बिकॉज मेरे मंथली सेविंग से इसका प्राइस ज़्यादा है, तो इसका एक एक क्वांटिटी भी मैं खरीद नहीं सकता हूँ। ओके, तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो इस तरह से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। ओके, तो जैसे मेरी सेविंग्स है 5,000 रुपीज़ और मैं उसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ या उस वेल्थ को और बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो सारे रिटर्न्स मुझे शेयर मार्केट से मिलेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मिलेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल था समझने के लिए कि मेरे छोटे से अमाउंट से, ठीक है, छोटे से अमाउंट से मैं बड़े बड़े स्टॉक्स एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदना चाहूँ तो खरीद नहीं पाता हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, चलिए इसे एक प्रोसेस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी सेविंग्स अमाउंट काफ़ी कम होती है, बट दे वांटेड टू ग्रो देयर मनी। ठीक है, वो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसे इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठे करके, ठीक है, एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी होती है, ठीक है, एंड या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ऐसी ट्रस्ट होती हैं जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, सेबी द्वारा अप्रूव्ड होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपके मेरे जैसे जो छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रस्ट होते हैं, कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिसे म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहा जाता है, या फिर आप इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कह सकते हैं, या फिर एएमसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है। तो ये क्या करती है कि आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स से छोटे छोटे अमाउंट इकट्ठा करती है और एक बड़ा अमाउंट बनता है। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट बनता है। फिर क्या करती है कि ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक ऐसे विशेषज्ञ को अपॉइंट करती है, ठीक है, जिसे शेयर मार्केट के बारे में या फिर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से ऊपर जा सकती है, डाउन आ सकती है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, किस तरह का रिस्क है, हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, तो ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन, तो ये सारे नॉलेज उस एक्सपर्ट को होती है। तो ऐसे एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है ये हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी,
ऐसे एक्सपर्ट को अपॉइंट करती है। वो क्या करते हैं, जो भी अमाउंट, जो भी पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इकट्ठे किए थे, अब ये जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसे इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में बोल दो, इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इंडेक्स मार्केट, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं इन्हें ही हम फंड मैनेजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भी फंड इकट्ठा हुआ होता है छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से, ठीक है, तो उस फंड को मैनेज करने का काम यही एक्सपर्ट करते हैं। तो इन एक्सपर्ट्स को ही फंड मैनेजर कहा जाता है, ठीक है। तो इस फंड मैनेजर्स के बारे में भी हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस सीखेंगे। तो उस वक्त हम देखेंगे कि हर एक फंड के जो मैनेजर्स होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स वगैरह आपको कहाँ मिलते हैं, किस तरह से फंड मैनेजर्स के भी जो पास डेटा है वो किस तरह से एनालाइज करना होता है। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, जो भी फंड इकट्ठा हुए हैं, जो भी पूल मनी है, उसे इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं वहां से अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे। और इन फाइनेंशियल मार्केट से अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे, अपने फंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे कुछ रिटर्न्स कवर करते हैं, ठीक है। कुछ रिटर्न्स कवर करते हैं, कुछ रिटर्न्स अर्न करते हैं, एंड ये रिटर्न्स फिर बैक टू इन्वेस्टर्स जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट होता है, ठीक है, उसमें से कुछ फीस जाती है फंड मैनेजर्स के लिए, एंड कुछ अगर ब्रोकर्स हैं आपके इंटरमीडिएट, ठीक है, तो ब्रोकर्स के फीस जाएंगे। तो वो सारी चीजें होती है जो कि हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का एक साइकिल चलता रहता है। इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो छोटे छोटे अमाउंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, ठीक है। तो जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ रहता है, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं। जो फंड मैनेजर इकट्ठा हुए फंड को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वहां से प्रॉफिट जनरेट करके फिर से इन्वेस्टर्स को देती है, ठीक है। तो इस तरह से एक म्यूचुअल फंड काम करता है, और इसी फ्लो को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। एंड जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है उसे म्यूचुअल फंड कंपनी कहते हैं। जो भी मैनेजर इस पुल मनी को, इकट्ठा हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट में, उस एक्सपर्ट को, उस मैनेजर को फंड मैनेजर कहा जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करती है। तो इतनी सारी हमने बातें कर ली। इसके बाद हमारे दिमाग में आता है कि वाई म्यूचुअल फंड, ठीक है। हमारे दिमाग में अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि वाई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल तो मैंने दे दिया आपको कि आप कैपेबल नहीं होते उतना बड़ा स्टॉक खरीदने के, उतने बड़े वैल्यू वाले स्टॉक खरीदने के। तो आपके छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करके ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उस तरह के स्टॉक में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है, ठीक है। फिर भी इसके अलावा म्यूचुअल फंड से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बेनिफिट ये था। इसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड से, वो सारी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो पूलिंग ऑफ फंड्स, ठीक है। जैसे कि आप कैपेबल नहीं है, ठीक है, कैपेबल नहीं है बड़े बड़े अमाउंट के शेयर्स खरीदने के, लाइक हनीवेल के हुए, जो कि 25-30 हज़ार से, मतलब 5 डिजिट में उसके शेयर्स के वैल्यू है, वो सारी चीज़ें वैसे टाइप के स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। एमआरएफ के जो 1 लाख से भी ऊपर, 1.25 लाख से भी ऊपर के एक शेयर का वैल्यू है, वो उस तरह के शेयर्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फंड पूल करके, मतलब जो पैसे होते हैं इन्वेस्टर्स से वो इकट्ठा करके एएमसी कंपनी जो होती है वो आपके मनचाहे स्टॉक को खरीद पाती है, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सारे स्टॉक्स होते हैं। तो उन सारे स्टॉक को एएमसी कंपनी आपके बिहाफ में खरीदती है, ठीक है। पहला बेनिफिट तो ये मिल गया आपको। दूसरा बेनिफिट जो होता है डाइवर्सिफिकेशन। सिंस एएमसी कंपनी जो होती है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, वो आपके फंड्स को, ठीक है, आपके फंड्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देती है कुछ कुछ परसेंटेज के तौर पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है, ठीक है, ये मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है।
जो भी रिस्क होता है वो मिनिमाइज होता है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने आपको अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो हो सकता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने आपको दे दिया, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने आपको दे दिया। हो सकता है कि आईटी ने आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे दिया। हो सकता है आपको मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, एंड इंफ्रा ने आपको अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो एक जगह आपका अगर लॉस हो जाए तो अदर सेक्टर में हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस तरह से पोर्टफोलियो बनाने की वजह से आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, तो उस तरह का आपको रिस्क झेलना नहीं पड़ता है, किसी तरह का मेजर लॉस का सामना नहीं करना पड़ता है। तो एक बेनिफिट ये भी था। इसके साथ ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको आपको किसी तरह का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करना होता है कि सिर्फ एक पीरियड बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे करने होते हैं। बाकी एएमसी कंपनी जो होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्सपर्ट अपॉइंट करती है, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट अपॉइंट करती है जिसे फाइनेंशियल मार्केट के डेप्थ के बारे में हर एक चीज पता होती है। तो इस तरह से आपका जो फंड इन्वेस्ट होता है वो प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है फंड मैनेजर के द्वारा। तो इसमें आपको अपना दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा स्टडी करने की, रिसर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड की स्टडी करने की या रिसर्च करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह का आपका म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, या फिर किस तरह का आपका फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला है, वो सारी चीज़ें थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है। बट आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब खरीदना है, कब एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट बिकॉज कि एएमसी कंपनी ने फंड मैनेजर अपॉइंट किए होते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़े तो नेट एसेट वैल्यू, तो जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं बेचते हैं, ठीक है, जब भी आप एंट्री लेते हो तो कुछ अमाउंट आपको पे करने होते हैं, उसके वजह से आपको कुछ यूनिट्स ऑफ उस म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है, कुछ यूनिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे शेयर्स आप खरीदते हो तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि टाटा मोटर्स के आपने शेयर्स खरीदे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लाइक 10 शेयर, 100 शेयर या 1000 शेयर, इस तरह से आपको यूनिट्स मिलते हैं, उसके लिए रेलेवेंट अमाउंट आपको पे करना होता है। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड जब आप बाय कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट अलॉट किए जाते हैं, और वो कितने रुपए में अलॉट किए जाते हैं, जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू होता है वही होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। इसका एक एनएवी वैल्यू होता है, हो सकता है ये 30 रुपए हो सकता है 60 रुपए हो सकता है 200 रुपए हो। तो जितने रुपए के आपके एनएवी वैल्यू होंगे उसके हिसाब से मान लेते हैं कि 200 रुपए एनएवी वैल्यू है, और आप मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एवरी मंथ पाँच क्वांटिटी या 5 यूनिट्स ऑफ दैट म्यूचुअल फंड आपको अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के एनएवी वैल्यूज काम करते हैं। आप जब बाय कर रहे हो तो 200 रुपये में बाय कर रहे हो, मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे ये 201 रुपये हो गया है या फिर 199 रुपीज़ हो गया है, तो नेक्स्ट डे अगर आप फिर से आप बाय करना चाहोगे तो वो आपको 199 रुपीज़ में मिलेगा या फिर 201 रुपये में मिलेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये डेली वैल्यू चेंज होती है, जैसे स्टॉक की वैल्यू चेंज होती है उसी तरह से एनएवी वैल्यू भी चेंज होते रहती है, एंड एवरी मंथ भी ये वैल्यू चेंज होती है। जैसे डेली बेसिस पे चेंज होगी तो वापस एवरी मंथ भी इसका वैल्यू कुछ डिफरेंट ही रहेगा। तो अभी 200 दिख रही है, 210 हो सकता है नेक्स्ट मंथ, या फिर हो सकता है कि 150 रुपये हो जाए कुछ मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से। तो नेक्स्ट मंथ जब आपको अमाउंट मिलेगा तो 150 रुपये के हिसाब से मिलेगा, जो क्वांटिटी आपको अलॉट की जाएगी वो 150 रुपये के हिसाब से अलॉट की जाएगी। तो इस तरह से एनएवी वैल्यू आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से एनएवी वैल्यू बढ़ती रहेगी उस तरह से आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। एनएवी वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एंड जब भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो आपको एनएवी वैल्यू पे ही बाइंग या सेलिंग करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो है हमारा फी एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर फीस होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होता है, जिसमें आपको वो फीस सारे इंक्लूड होते हैं।
एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये सारी जो फीस होती है, एक्सपेंसेस होती है, तो इसका क्या होता है कि जब भी एक सर्टेन अमाउंट के बाद, सर्टेन पीरियड के बाद, लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स के बाद आपको फंड्स विड्रॉ करने हैं, तो उस वक्त क्या होता है, जो भी फंड मैनेजर के फीस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे कैलकुलेट करके, ठीक है, उसमें से माइनस करके जो भी आपका रिटर्न है, उसमें से माइनस करके आपको फाइनल अमाउंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये फीस एंड एक्सपेंसेस जो है पहले ही डिक्लेयर रहते हैं। आप जब एनालिसिस करो किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो आप ये फीस एंड एक्सपेंसेस वहाँ पर देख सकते हो। वो सारी चीज़ें हम आगे के वीडियोस में वन बाय वन कवर करेंगे, कहाँ पे फीस एंड एक्सपेंसेस देखना होता है। जिस भी कंपनी का, जिस भी म्यूचुअल फंड का फीस एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा है या फिर कम है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह के म्यूचुअल फंड हमें खरीदने चाहिए, कौन सा एडवांटेजेस होता है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाती है फीस एंड एक्सपेंसेस के बेसिस पे। परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स की बात करें, तो डेफिनेटली जिस तरह का पोर्टफोलियो होगा म्यूचुअल फंड का, जो एएमसी कंपनी जिसने फंड मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है, उन्होंने अलग अलग सेक्टर में फंड जो है डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। तो ये जिस तरह से परफॉर्म करेगी, जिस तरह से ग्रो करेगी, उसके बेसिस पे ही रिटर्न डिपेंड होता है, किस तरह का परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, इस तरह के सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस एंड रिटर्न्स डिपेंड करते हैं। तो इसमें भी आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फंड मैनेजर जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाता है एंड जिस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करता है, उसके बेसिस पे ये परफॉर्मेंस एंड रिटर्न डिपेंड करते हैं। लिक्विडिटी की बात की जाए तो आप डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप लिक्विडिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है एंड एनी टाइम आप एंट्री या एग्जिट करके, एंट्री इन द सेंस आप बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग करके आप अपना अमाउंट या अपने यूनिट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट हो वो आप घर लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही टैक्स कंसिडरेशन की बात करें, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्स सेविंग स्कीम्स भी होते हैं, जिसके बेसिस पे आप सेक्शन 80C के अंतर्गत, ठीक है, सेक्शन 80C के अंतर्गत आप टैक्स सेविंग स्कीम में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है एंड टैक्स सेविंग स्कीम में आपने इन्वेस्ट नहीं किया है बट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्सेबल इनकम लग सकता है कुछ परसेंटेज के अमाउंट में, जो भी टैक्स स्लैब में आप आते हो, अगर वो टैक्स सेविंग स्कीम नहीं है तब। अगर टैक्स सेविंग स्कीम है तो आपके प्रॉफिट पर कोई भी तरह की परसेंटेज में आपको टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी एंड म्यूचुअल फंड का बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो चुका होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एंड जिससे आपको बेनिफिट मिलता है म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।